हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, उससे पहले क्या है कि हमारा एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रात के 1 बज चुके हैं, कोई बात नहीं, बस हौसले बुलंद होना चाहिए। आज तो वीडियो बना के ही सोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, मन लगा के, मेरा वादा है ये बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने इस पे कंटेंट तैयार किया है। अगर आपने इसको सही से एकदम देख लिया तो इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा। ओके, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। कहने का मतलब है, अगर आप रिजल्ट पर ध्यान दे के अगर काम करिएगा तो कभी भी आपका काम नहीं बनेगा। समझें? इसलिए कहता है कि तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिज़ल्ट को पाने के लिए लेते हैं। जैसे आप लोग भी है जो क्या बोलता है, पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं है जो कम से कम 95 प्लस है जो साइंस में स्कोर कर सकूं। तो हम लोग सोचते हैं ना कि खाली मार्क्स पे सोचते हैं कि मार्क्स कैसे आवे कैसे आवे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे कहाँ पे गलतियां हो रही है, कि कौन सा चैप्टर है जो कितना नंबर कवर कर रहा है, कौन सा चैप्टर है जो कितना नंबर उससे आ रहे हैं। उन चैप्टरों पर फोकस करके उस चैप्टर को इतनी इतनी शिद्दत से पढ़ लेनी चाहिए ताकि उसमें कभी भी जीवन में कोई भी क्वेश्चन आवे, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आए ही नहीं। ठीक है, इसलिए कहता है कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करेगो तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हैं। यही चीज आपको रिजल्ट तक क्या करेगी, लेके जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम अपने चैप्टर की ओर। देखिए, हम लोगों ने उस दिन फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। सम फंक्शनल ग्रुप्स इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे मैंने बताया था, कार्बन है जो बॉन्डिंग बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, उसी तरीके से हेट्रो एटम्स क्या होता है। हेट्रो एटम्स मैंने पिछले वीडियो में सब समझा दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, हेट्रो एटम्स क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए हेट्रो एटम्स क्या है, माने कि जब, देखिए एक बार समझा देते हैं हम आपको। ये क्या है, ये रेड, चलिए रेड पे ही समझते हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। वो हाइड्रोजन को क्या करता है, लेता है, हाइड्रोजन को, ओके, लेता है। हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग बना के कंपाउंड बनाता है। तो हेट्रो एटम उसे कहते हैं, हेट्रो एटम। कौन सा एटम, हेट्रो एटम उसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो कार्बन के, जिसमें जो कार्बन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिमूव करके, हाइड्रोजन को रिमूव करके, डबल इरेजर बड़ा कर लेता हूँ, हाइड्रोजन को रिमूव करके, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप बैठाता है। मान लिया आर, आर कुछ भी एक ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो एटम उसे कहते हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करने के बाद वो वहाँ पे उसको अपना जगह ले लेता है। तो वो कौन कौन से हेट्रो एटम्स है भाई, तो वही हेट्रो एटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हेट्रो एटम्स में आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, इसको कभी कभी हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, जिसको पूरा को हेलोजेंस बोलते हैं। क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, इसका सिंबल्स है, याद रखिएगा। कौन, इसका फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ, सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के बहुत फॉर्मेशन होते हैं। एक फॉर्मेशन है एल्कोहल का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH के साथ एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है जो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का, याद रखिएगा। कीटोन का सिंगल बॉन्ड इधर इधर और डबल बॉन्ड O, यानी कि C डबल बॉन्ड O क्या बनाया, कीटोन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पे समझते हैं कि एल्कोहल क्या था।
एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए आप याद रख सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, सही नहीं लग रहा। एल्कोहल का क्या है? एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर देखिए एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। यानी कि जो कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड H के साथ बना रहा है, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? H के साथ बना रहा है, और डबल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए और कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड हो गया, और क्या बच गया था? कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन का क्या है? C, इसी में लिख देते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। सब देखिएगा, कीटोन का देख लीजिए क्या है? कीटोन, कीटोन का जो है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन जो है डबल बॉन्ड O के साथ है, जो यहाँ पे कंपाउंड बनाता है, कीटोन है जो, ठीक है। और देखिए और क्या बच गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, एल्कोहल OH के साथ, एल्डिहाइड है जो C, सिंगल बॉन्ड C, H, डबल बॉन्ड O, ठीक है। कीटोन जो है डबल बॉन्ड कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है डबल बॉन्ड O और OH के साथ बनाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CH3OH, ठीक है, C2H5OH, C3H7। मैं इसको दिखाता हूँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CH3OH, CH3OH क्या है अभी हम लोग जानेंगे। C2H5OH, C3H7OH एंड C4H7OH आर द ऑल द वेरी सिमिलर। सभी ये जो सिमिलर है, क्यों है? क्योंकि सब जो है अल्कोहलिक ग्रुप है, ग्रुप में है। क्या है? सब है जो अल्कोहलिक। देखिए OH इसके साथ जुटा हुआ है, ये भी OH यहाँ पे जुटा हुआ है, यहाँ पे भी OH जुटा हुआ है, यहाँ पे भी OH जुटा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सब क्या है? अल्कोहलिक है। यानी कह सकते हैं सभी का प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। Hence, a series of the compounds in which the same functional group substitute for the hydrogen in the कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है ना, कि होमोलोगस सीरीज कार्बन का ऐसा क्या बोलता है टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें उसके कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप्स जो है आके जुट रहा है। देखिए यहाँ पे OH, OH सभी में अल्कोहल जुट रहा है। तो इस टाइप के कार्बन के कंपाउंड्स के चेन को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो कौन सा है भाई। अब हम एक स्लाइड पे समझते हैं, स्लाइड पे समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था CH3OH, इसका नाम जो है, इसका अगर नेम अगर जानने चाहें तो इसका नाम है मिथेनॉल। क्या है ये? नेम कैसे बनता है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कितना है? एक है। कार्बन कितना है? एक है। कार्बन हम एक बनाते हैं, कार्बन एक है। हाइड्रोजन कितना है?
कार्बन के तो 4 को टेंडेंसी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घर है जो इसका खाली बच रहा है। बताए थे इसका 4 को वैलेंसी होता है, यानी टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, 4 एटम के साथ जुटना चाहेगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुटना चाहिए था, क्या जुटना चाहिए था? हाइड्रोजन जुटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आके जुट जाता है? एक फंक्शनल ग्रुप जो है एल्कोहल, क्या बोला? एल्कोहल जो है, एल्कोहल आके यहाँ पे जुट जाता है। एल्कोहल यहाँ पे आके जुट के क्या बना देता है? ये यहाँ पे आके जुट जाएगा, हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। गौर से इसको देखिए, इथेनॉल का, सॉरी मिथेनॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सार अब इसी टाइप से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कि ऑल फंक्शंस और सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में सारा जो है क्या बोलता है? सेम फंक्शनल ग्रुप्स आके जुड़ते हैं। तो इस टाइप के सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, ये आपके बुक से ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कार्बन CH4 है, CH4 C2H6, these differ by the CH2 यूनिट। कहने का क्या मतलब है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ। ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ है क्या? ठीक है, CH4 एंड C2H6 these differ by CH2 यूनिट। यूनिट क्या है अब दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग ले लें, C2H6 लिखा हुआ है, क्या हम इसको यूनिट में लिख सकते हैं? CH2 बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ऐसा? यहाँ पे कहने का मतलब यही कह रहा है कि H6 को हम लोग लिख सकते हैं CH2-CH4। आप देखिएगा ये एक यूनिट बन रहा है, इसका यूनिट बन रहा है, वही बोल रहा है कि CH2 क्या बनता है? यूनिट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज, अगर आप किसी भी होमोलोगस सीरीज में उसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ग्रेडेशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन, उसका है जो ग्रेडेशन दिखेगा, कमी दिखेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सॉल्युबिलिटी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शोज अ सिमिलर ग्रेडेशन, ये भी सिमिलर ग्रेडेशन दिखाता है। ये सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट को हम समझाते हैं आपको। ठीक है, जब भी आप देखे होंगे, अगर आप सॉल्यूशन की चर्चा करें, अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहे हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन में आप देखते होंगे सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट्स को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं या सोल्यूट भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग सोल्यूट ही लेते हैं, ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझिएगा। क्या है, आपने देखा होगा चीनी और पानी का, अगर आपने घोल देखा होगा, चीनी और पानी का अगर आप घोल देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि पानी भी है और चीनी भी है। क्या है? पानी भी है और चीनी भी है, यानी कि इसमें जो है शुगर क्या है? शुगर क्या है हमारा सोल्यूट में आ जाता है और वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट में आ जाता है। कहने का मतलब जब कोई भी अमाउंट
जब लार्ज अमाउंट में हो तो वो सोलवेंट होता है, और लेस अमाउंट में हो तो वो शुगर होता है। जब भी आप चीनी और पानी का शरबत बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें तो पानी की मात्रा ही ज़्यादा रहता है, शुगर का मात्रा तो रहता नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे भी बात वही कह रहा था, ठीक है, कि अगर आप क्या बोलता है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ क्या बोल रहा था, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, other physical properties such as the solubility in the particular solvent also show a similar gradation। सारा मैंने उसमें भी सही तरीके से घुलता है, ठीक है, वो भी है जो वाटर में सही से घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है वो भी बताता है, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड है जो वो सही से वाटर में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। बट द केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, विच आर डिटरमाइनेड सोलेली बाय द फंक्शनल ग्रुप, वो पूरी तरह से उस क्या क्या डिपेंड करता है, उसका जो केमिकल ग्रुप है पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो उस कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिला हुआ है। ठीक है, रिमेन द सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज, और ये पूरा होमोलोगस सीरीज में ही दिखता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर के मीनिंग ही होता है नामकरण, यानी किसी भी चीज़ का नामकरण करना। यानी हम कार्बन के कंपाउंड्स का अब नामकरण कैसे करेंगे? द नेम्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द प्रीफिक्स फ्रेजेस बिफोर द सफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी अगर आप वर्ड लेते हैं, ठीक है, तो वर्ड के लगभग 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? अगर हम वर्ड की चर्चा करें, कोई भी वर्ड, तो कोई भी वर्ड का 3 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स। लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स। इज दैट क्लियर? ये क्या है? वर्ड है हमारा। कोई भी अगर आप इंग्लिश का अगर वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो वो इसी फॉर्मेशन में लिखा आता है। ठीक है, आगे वाले पार्ट को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को इनफिक्स बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, इनफिक्स पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस क्या है, हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा प्रीफिक्स पे और सफिक्स पे। ठीक है, अगर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे से समझ लिया कार्बन का और कंपाउंड का, तो आप अच्छे से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। यहीं पर भी यहाँ पे वही सब बातें लिखी हुई है, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। इससे पहले, इस चीज़ को समझाने से पहले आप तो इतना बात को समझिए, ये तो मैं पहले वैसे पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन देख लेते हैं। देखिए, जब भी कार्बन का अगर बात करें, ठीक है, तो कार्बन का जो नेम होता है वो उसके नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर कार्बन जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कार्बन का सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर कार्बन 1 है तो इसका नाम हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। अगर 2 है कार्बन की संख्या, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। अगर कार्बन का नंबर अगर 3 है तो हम इसको बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 4 है, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटा। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 6 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर कार्बन का नंबर 7 है तो हम क्या बोलेंगे? सेप्टा। अगर कार्बन का नंबर 8 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टा। अगर कार्बन का नंबर 9 है तो हम क्या बोलेंगे? नैनो। अगर कार्बन का नंबर 10 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डेका। ये कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग है, जो हम लोग इसको बोलते हैं प्रीफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स में। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसके नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो ये एकदम पूरा याद रखिएगा। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। ठीक है, न से 9, न से नैनो, ओ से ऑक्टा, ओ से 8, से 7, एस से सेप्टा, हेक्सा 6, पेंटा से 5, 4 ब्यूट, प्रोप 3, एथ 2, मेथ 1।
क्लियर, आप इतना याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा है जो फंक्शनल ग्रुप का काम है, ठीक है। अब जितना भी है आप अगर एक बात कर लेते हैं, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। क्या है बात पहले समझते हैं। देखिए, अगर हम एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है, लिखा क्यों नहीं रहा है, यहाँ लिख के देखते हैं, प्रोपेनॉल। अब इस बात को समझिए, ये तो प्रोपेनॉल बोल दिया, आपको सवाल परीक्षा में डायरेक्ट बोल देगा कि प्रोपेनॉल का है जो है फॉर्मूला एंड उसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिकोड करते हैं, एकदम इसको पोस्टमार्टम करते हैं, प्रोपेनॉल है क्या, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या बात है। प्रोप, देखिए ध्यान से, अगर आप प्रोप की चर्चा कर रहे हैं तो प्रोप यानी कि 3, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3, कार्बन का नंबरिंग कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोप का मतलब 3। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा, अब देखिए अगर सफिक्स की बात करें, ये तो प्रीफिक्स हो गया हमारा प्रोप, सफिक्स में देख रहे हैं तो ओल है, ओल, ओल यानी एल्कोहल, कौन सा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुट रहा है, कौन सा जुट रहा है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जिसका क्या है फॉर्मेशन, OH जुड़ता है, क्या जुड़ता है, OH। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बात है, ठीक है, कि प्रोपेनॉल में क्या है कि प्रोप तो हम लोग को सफिक्स मिल गया, सफिक्स मिल गया, प्रीफिक्स मिल गया। अब यहाँ पे एन वाला क्या फंडा है, एन, आपने पढ़ा होगा ये हमारा एल्केन ग्रुप है, एल्केन, एल्केन ग्रुप में हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तब भी अच्छी बात है, देख लेते हैं उसको, सीख लीजिए, नहीं याद है तब। देखिए, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, केन कीन काइन करके पढ़ाए थे हमने, ठीक है। अब इसी फॉर्मेशन पर इसको जो बैठा दिया, इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई, देख लीजिए। अब देखिए, देखिएगा, अब हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या कितना, n जो है कार्बन के नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं C3H2 इंटू n की जगह कितना है 3+2, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो मैथमेटिक्स हो गया। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, C3, 3 दूनी 6 और 6 2 8, C3H8 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर इसकी बनाने की कोशिश करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा ही छोटा करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको अगले पेज पे समझा देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बना लिया था, पता नहीं ये चलता क्यों नहीं पेन, हाँ देखिए अब सही काम कर रहा है। हमने क्या देखा था, क्या फॉर्मूला आया था, हाँ C3H8। अभी हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूला हमको क्या आ गया था, क्या हो रहा है, देखिए क्या था, C3H8, यही था ना। अब इसमें क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप भी आगे जुट रहा था, क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुट रहा था, OH जुट रहा था। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन्स हैं, तो 3 कार्बन्स डाल दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब ये तो अपना 4 को बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ये तो अपना काम कर लिया, पहला वाला का काम तमाम हो गया। फिर सेकेंड में यहाँ पे एक ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, फिर सेकेंड में फिर यहाँ पे तो एक जुटा हुआ है, यहाँ पे एक जुटा हुआ है, तो इसने अपना भी
पूरा वैलेंस पूरा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब थर्ड वाला कार्बन में क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, फिर यहाँ पे कार्बन से जुटा हुआ। अब यहाँ पे पार्ट क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन। अगर आप गिनती करें तो अगर आप गिनती करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब इसमें OH ग्रुप को भी तो जुटना है। किसको जुटना है? OH ग्रुप को भी तो अब आके जुटना है। ठीक है, तो OH ग्रुप को जुटना है तो उसके लिए यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को चलिए यहाँ से हटा देते हैं। हाइड्रोजन को OH ने हटा दिया और इसने अपना जगह ले लिया। ठीक है, तो अब तब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? प्रोपेनॉल है। क्या है ये? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का ये फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला अगर हम फॉर्मूला अगर इसकी लिखने की अगर कोशिश करें, क्योंकि अब स्पष्ट फॉर्मूला लिखें प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कार्बन की संख्या 3 C3, हाइड्रोजन की संख्या 7 CH7OH। तो ये हो गया प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे पूरा एकदम फॉर्मूला कैसे निकालना है सारे का। ठीक है, जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में दिखाया जा रहा है, ठीक है, सबको हम आपको बता देंगे। क्लोरोप्रोपेन भी वैसे ही बनाए। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है जो प्रोपेनॉल के प्रोप यानी कि 3 गो कार्बन के साथ है, जो देखिए यहाँ पे 3 गो कार्बन के साथ क्लोरीन जुट गया है। ब्रोमोप्रोपेन में भी वही है, ब्रोमीन जो है क्या बोलता है, 3 गो कार्बन के साथ जुट गया, प्रोप माने 3। प्रोपेनॉल है, ये तो भी बता ही दिया हमने। ठीक है, प्रोपेनल में भी वही है। इसमें क्या है ना कि एल्डिहाइड ग्रुप आके जुट जाता है। क्या जुटता है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये सब है जो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसको समझाऊँ तो। इसमें भी देखिए, इसमें भी वही है, कीटोन ग्रुप आके जुट जाता है। कीटोन देखिए यहाँ पे C कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ आके जुट जा रहा है, कार्बन की संख्या 3 है तब प्रोपेनॉन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है, और ओइक एसिड में देखिए ये वाला आके जुट जा रहा है, C डबल बॉन्ड O-OH, प्रोपेनोइक एसिड। एल्केन्स में वैसे ही होता है, एल्केन्स में सीधा सीधी आके जो 2 कार्बन के साथ है जो जुट जाता है। एल्काइन में भी वही होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है जो 3 को बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना के समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स वही है, एल्कोहल ग्रुप में OH रहता है, एल्डिहाइड में क्या रहता है, CH डबल बॉन्ड O, एटकीटोन में C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH। आप इसको याद रख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा चैप्टर है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। कंब्यूशन। कंब्यूशन का मीनिंग क्या है? द कंब्यूशन इज इन द, पेन चेंज कर लेते हैं। कंब्यूशन in all its allotropic forms of the burns in oxygen to give the carbon dioxide along with the release of heat and light। अगर आप कार्बन को, अगर आप किसको, अगर आप कार्बन को अगर आप बर्न करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप कार्बन को अगर आप बर्न करते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है, और प्लस वो हीट और लाइट देता है। क्या देता है? हीट और लाइट है जो प्रोड्यूस करता है कि नहीं? अब देखिए, तो वही बात यहां पे कह रही है, क्या हो रहा है ये, अब देखिए कह रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड बर्निंग। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि कार्बन जो है जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, मैं आपको एक पेज पे समझा ही देता हूं कि जब भी माना एक कोई यहाँ पे एक A एलिमेंट है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है, क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो AO बना देता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना दिया और लार्ज अमाउंट में हीट और अमाउंट निकल रहा है। मीथेन भी क्या होता है? मीथेन, ठीक है, मीथेन में CH4
CH4 को है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O निकल गया प्लस हीट और लाइट यहाँ से भी निकल गया। C2H5 CH3 CH2OH यानी इथेनॉल को भी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जब जलाया गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया कि नहीं किया, इथेनॉल है जो रिएक्शन कर लिया और CO2 बनाया, H2O बनाया प्लस लार्ज अमाउंट में हीट और अमाउंट निकल रहा है। देखिए यहाँ पे एक लकड़ी यहाँ पे जल रहा है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे लकड़ी जल भी रहा है, तो क्या है कि लकड़ी एक खुद ही फ्यूल है, लकड़ी खुद ही एक फ्यूल है जो क्या बोलता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, CO2 बना रहा है और वो आग की लपटों के रूप में ऊपर निकल रही है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बर्नर को समझने से पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उस बर्नर को समझेंगे। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbons will give yellow flame with lots of black smoke। क्या मतलब है, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ चलें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ही रिमेंबरिंग पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करता है, क्लीन फ्लेम देता है। कैसा देता है, क्लीन फ्लेम देता है। जब जलता है तो कैसा एकदम क्लीन फ्लेम आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आग जल रहा है तो क्लीन फ्लेम जल रहा है कि नहीं, तो सैचुरेटेड में क्या होता है ना कि एकदम क्लीन फ्लेम देगा। वहीं अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप जलाइएगा, किसको, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मैंने आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरा सा देख लीजिए। सैचुरेटेड उसे कह रहे थे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कह रहे थे जो क्या बना रहा था, सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसे कहते हैं जो क्या बना रहा था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं उसे अनसैचुरेटेड, और जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं उसे सैचुरेटेड कह रहे थे। तो यहाँ पे समझाने का मतलब यही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, क्लीन फ्लेम, माने उसको ब्लू टाइप का, माने ब्लू फ्लेम निकलता है। वहीं अनसैचुरेटेड में क्या होता है ना कि येलो फ्लेम निकलता है। ये क्यों निकलता है, और ब्लैक स्मोक्स भी निकलता है, ठीक है। दिस रिजल्ट द सूथी डिपोजिट ऑन द मेटल्स प्लेट्स। यही कारण जो हमारे कढ़ाई होता है, जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में नीचे में है जो काले काले दाग लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे ये बर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बर्नर में देखिए क्या होता है ना कि बर्नर में छोटे छोटे छेद होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, डॉट्स हैं। ये क्या किस लिए रहते हैं, एयर को प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि अगर वहाँ पे हवा की पूर्ति यानी कि एयर का सप्लाई अगर सही से होता है, ठीक है, तो फ्लेम इसका कैसा निकलेगा, क्लीन फ्लेम निकलेगा। कैसा फ्लेम निकलेगा, एकदम क्लीन फ्लेम निकलेगा। अगर एयर का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या निकलने, कैसा फ्लेम निकलने लग जाएगा, येलो फ्लेम निकलने लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप ऑक्सीजन वहाँ पे सही से दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे अगर आप सही से दे रहे हैं तो वो क्लीन फ्लेम निकलेगा। अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन सही से नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन आप वहाँ पे सही से नहीं दे रहे हैं तो कैसा येलो फ्लेम निकलेगा, ठीक है। ये मैं समझाना चाहा, ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे ऐसा वाला बर्नर, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट क्या कहता है, वही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया। लिमिटिंग द, अरे ये क्या हो रहा है, भाग क्यों रहे हो इधर उधर, रुको। अब देखो, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ एन इवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ सूती फ्लेम। यही बात है कि कंप्लीट क्या बोलता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वहाँ पे, एयर का वहाँ पे सप्लाई बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, जिसके कारण कंब्यूशन प्रोसेस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या देते हैं, सूती फ्लेम्स देते हैं। वहीं गैस हो गया, केरोसिन हो गया, स्टोव हो गया, यूज्ड होम एज द इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट अ सफिशिएंट एयर रीच, ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच पाते हैं। अगर आप क्या बोलता है केरोसिन जलाते होंगे या फिर क्या बोलता है स्टोव जलाते होंगे तो वहाँ पे एयर का प्रेजेंटेशन सही से रीच होता है, जिसके कारण ज़्यादा येलो फ्लेम नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मली येलो फ्लेम्स आते हैं। क्लियर? अब देखिए यही कारण है कि जब हम लोग गैस पर खाना बनाते हैं तो बर्तनों में काला धब्बा नहीं लगता है। देखिए गैस पर हम लोग खाना बनाते हैं तो बर्तनों में काला धब्बा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो तो क्लीन फ्लेम दे रहा है। और वहीं अगर क्या बोलता है, अगर हम चूल्हे पर अगर खाना पकाते हैं तो नीचे एकदम काला काला हो जाता है क्योंकि वो लकड़ी जलता है,
देखिए लकड़ी जलते रहता, तो लकड़ी जलेगा तो क्या एकदम ब्लैक स्मोक निकलेगा और नीचे में है जो मेटल्स पे ब्लैक प्लेटेड लेयर बना लेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिक्सचर इज बर्न्ड, अरे मिट क्यों गया, देखिए मिक्सचर इज बर्न्ड टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, जो हमारे गैस चूल्हे पे क्या होता है, ब्लू फ्लेम देता है। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वैसल, बॉटम ऑफ कुकिंग वैसल गेटिंग ब्लैक एंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर इस पे कोई कढ़ाई चढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर इस पे कोई कढ़ाई चढ़ाया हुआ, अगर आप देख रहे हैं कि फ्लेम के नीचे में है जो आपको ब्लैक कलर का है जो कोटिंग पड़ रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का कोटिंग पड़ रहा है, यानी कि आप समझ जाइए कि इसको जो एयर वो है, ठीक है, जो आपका बर्नर है उसमें है जो एयर का सप्लाई सही से हो नहीं रहा है, एयर का सप्लाई सही से हो नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। अगर आप वहाँ पे एयर का सप्लाई अगर सही से कर दीजिएगा तो ब्लैक क्लोटिंग वहाँ पे बंद हो जाएगा, और कभी कभी क्या होता है ना, उसे फ्यूल भी है जो वेस्ट होने लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्यूल सच एज द कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम एट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इन देम। कभी कभी क्या होता है ना कि पेट्रोलियम और कोल में क्या होता है ना कि नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा आ जाती है। अच्छा ये क्या मतलब है, नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा आ जाती है, किसमें, पेट्रोलियम और कोयले में। देयर कंब्यूशंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये क्या करता है ना, सल्फर और ऑक्सीजन का, सल्फर और नाइट्रोजन का है जो ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अभी समझाते हैं सल्फर और बताते हैं, एक नेक्स्ट पेज पे समझा ही देते हैं। क्या है कि सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन, यही तो जलता है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंटेशन होके SO2 बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाता है, और कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये सभी जो है पोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ये पोल्यूशन के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से गंदा कर रहा है। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, उसको ध्यान से देखिएगा, हमारे अर्थ में कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, वाइट वाइट, ठीक है, ये जो वाइट वाइट पार्ट है वो देखिए पोल्यूशन से है जो पूरी तरीके से ऊपर में वाइट वाइट हो रहा है। अभी हमने क्या बताया कि सल्फर सल्फर हो गया हमारा, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, SO2 NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है मेजर पोल्यूटेंट के क्या है, कारण बन जाते हैं, पोल्यूशन का क्या बन जाता है, मेजर रीजन बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंब्यूशन करते समय ध्यान रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए पोल्यूशन कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये जो चिमनी से यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये है जो क्या बोलता है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकल रहा है। देखिए कार्बन कुछ तो जल रहा होगा, कोई भी चीज़ अगर जलेगा तो उससे तो कार्बन निकलेगा ही, और ये क्या बना रहा है, CO2। अब ये क्या होगा ना, पूरे एयर में मिल जाएगा, पूरी तरीके से क्या मिल जाएगा, एयर में ये पूरी तरीके से मिल जाएगा, और पूरे को एकदम क्या कर देगा, हमारे एयर को एकदम पोल्यूटेंट कर देगा। देखिए पूरे एयर को हमारे ये पोल्यूटेंट कर रहा है, पूरे एयर को, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और हम जानते हैं कि इनहेलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हेल्थ को पूरी तरीके से हार्म पहुंचाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो जानते हैं। डू यू नो, क्या है भाई, क्या जाना बताना चाह रहा है ये, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विदाउट फ्लेम एंड फ्लेम। ये बात वही कह रहा है जो मैं आपको समझाया था। ठीक है, LPG जब हम लोग जलाते हैं या गैस और स्टोव जलाते हैं तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वहाँ पे एयर का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अगर एयर का सप्लाई अगर आप सही से कर रहे हैं, एयर का अगर सप्लाई, अगर आप एयर का जो सप्लाई है, एयर का अगर आप सप्लाई जो है अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा फ्लेम निकलेगा, क्लीन फ्लेम निकलेगा,
एयर का अगर आप सही से सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फ्लेम कैसा होगा? फ्लेम जो है क्लीन फ्लेम होगा। कैसा फ्लेम होगा? क्लीन फ्लेम होगा। और अगर एयर का सप्लाई अगर आप सही से नहीं करते हैं, एयर का जो सप्लाई है अगर आप सही से नहीं करते हैं, तो वो कैसा फ्लेम निकलेगा? येलो फ्लेम निकलेगा। और इससे है जो लाइट की मात्रा, लाइट और हीट ज़्यादा इसमें आती है। ठीक है, वही बातें वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर बताइए ना, कोल और पेट्रोलियम बना तब बना कैसे? देख लेते हैं। आज से लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो, ठीक है, लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो बहुत सारे क्या हुआ था ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ पेज पे। मिलियन, हटाइए मिलियन को, मिलियन मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था कि पेड़ पौधे थे। क्या थे? बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जानवर थे। ठीक है, क्या हुआ? जब अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये सब क्या हो गए? इसके अंदर क्या हो जाके हो गए? दब गए। नीचे जाके क्या हो गए? दब गए। दबने से क्या हुआ ना कि इसमें हीट और प्रेशर आया। क्या आया? हीट और प्रेशर। ऊपर से हीट दिया गया, सॉरी नीचे से तो हीट आ ही रहा है, मेंटल में है ही। ऊपर से है जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर, अब जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, और नीचे से क्या दे रहा है? हीट, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया था? कोयले का फॉर्मेशन हो गया। क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया? कोयले का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, कोयले का। ठीक है, कोल हो गया, कोयले का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जितने भी हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सभी का है जो धरती के नीचे यानी अर्थ में जाके नीचे एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाना, और कई सालों के बाद हीट और प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इसी कारण इसको हम लोग फूजिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। फूजिल यानी जीवाश्म, यानी जीवों के द्वारा, यानी कि एनिमल्स के द्वारा बना हुआ फ्यूल को हम लोग फूजिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। ये ट्री हैं, स्वैम्प है, पानी है, पीट मट्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत टाइम लगा। क्या लगा? बहुत टाइम के बाद क्या हुआ? ये इसके नीचे जो क्या हुआ? दब गया, दब के लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए हीट और प्रेशर पड़ा, हीट और प्रेशर, हीट और प्रेशर पड़ने के कारण लिग्नाइट किस में कन्वर्ट हो गया? कोल में। पीट कन्वर्ट हुआ था किस में? लिग्नाइट में। लिग्नाइट कन्वर्ट हो गया कोल में, और यही कोल को है जो हम लोग निकाल के कोयले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल, वी सी दैट, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन समझाते हैं अच्छे से। ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होगा। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बगल वाले ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्शन करने में कैपेबल होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी कि अगर मान लिया एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ कैपेबल है रिएक्शन करने के लिए, तो इस टाइप के एजेंट्स, तो इस टाइप को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एल्काइलिन, एल्केलिन पोटेशियम पर मैग्नेट, एल्केलिन पोटेशियम पर मैग्नेट हो, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर द ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू एसिड्स दैट इज एडिंग ऑक्सीजन्स टू द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लगभग समझ में नहीं आया होगा, चलिए अगले पेज पे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आप ज़्यादा समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे एक सब्सटेंस है, उसको जो एल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ है जो डाल के हीट किया गया। ठीक है, तो ये क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। क्या बना दिया? क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। ठीक है, या फिर इथेनॉल को, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है भाई? क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, C2H5OH, तो इथेनॉल हो गया। OH ग्रुप इसमें जुटा हुआ है। ठीक है, उसको है जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करवाया गया, तभी एसिटिक एसिड ही बना, एसिटिक एसिड ही बना। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहा था और कुछ नहीं कर रहा था कि जब कोई भी एजेंट, तो इन्हीं सब को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है एडिशन ऑफ रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन मीनिंग से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि कुछ जुटने वाली कहानी होगी, है ना, जुटना, ऐड कर रहा होगा।
Unsaturated hydrocarbons add hydrogens in the presence of the catalyst such as the palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. क्या मतलब है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट सच एज द पैलेडियम और द निकेल टू हैव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐड होके कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में, कौन कौन सा कैटलिस्ट होता है? पैलेडियम और निकेल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? अनसैचुरेटेड बना देता है. इस बात को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है. देखते हैं हम लोग इसको अगले स्लाइड में और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं. एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन समझने से पहले ये कैटलिस्ट वर्ड कहाँ से क्या है, ये इसको समझ लेते हैं. देखिए कैटलिस्ट क्या है. Catalysts are the substances that causes a reactions to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं. देखिए कह रहा है कि कैटलिस्ट है क्या, हम समझाते हैं. कोई भी रिएक्शन को, जैसे मान लिया ए और बी है, ठीक है, अब ये रिएक्शन करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही धीमा कर रहा है. क्या कर रहा है? बहुत ही स्लोली रिएक्शन कर रहा है, ठीक है. तो मैंने इसमें क्या किया ना कि कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे मिला के दे दिया. क्या मिला के दे दिया? कुछ ऐसा मटेरियल मिला के दे दिया कि फटाक से रिएक्शन कर गया. अगर पहले इसको 2 घंटे अगर लग रहे थे रिएक्शन को करने में, ठीक है, तब इसको मात्र 30 मिनट्स ही लगे रिएक्शन करने में, ठीक है. तो ऐसा क्या मिला दिया सर आपने, जो 2 घंटे की जगह है जो 30 ही मिनट में काम हो गया सर आपका. तो वही चीज को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट. यानी कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वह होता है बच्चों, लिखा नहीं रहा है, ठीक है. कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो रिएक्शन को स्लो या फिर तेज कर देता है रिएक्शन में किसी भी बिना किसी चेंजिंग के, ठीक है. कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है इसको मिलाने से, ठीक है. बस खाली इसके स्पीड को बढ़ा और घटा देता है कि कितना स्पीड से होना चाहिए और कितना स्पीड से स्लो होना चाहिए. ये बात यहाँ पे कैटलिस्ट कर रहा है. कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट काउसेस अ रिएक्शन, जो करता है रिएक्शंस को टू ऑक्योर और प्रोसीड, जो प्रोसीड करवाता है डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड. रिएक्शन को है जो बिना कोई अफेक्शन के, अफेक्टेड होने बिना कोई अफेक्शन के, वो क्या करता है? रेट उसको बताता है कि कितना स्पीड से हो रहा है और कितना स्लोली हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे वही बता रहा था एडिशन रिएक्शन में कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में, तो कौन कौन सा कैटलिस्ट हो सकता है? पैलेडियम और निकेल, ये दोनों कैटलिस्ट हैं, ठीक है. करवा के ये क्या बना दिया गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया गया, ठीक है. देखते हैं एग्जाम्पल से, रिएक्शन देख लेते हैं. देखिए ये था अनसैचुरेटेड, हमारा क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स था. ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है. आर क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन. कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ है. निकेल कैटलिस्ट के साथ जब इसको रिएक्शन करवाया गया तो ये क्या बना दिया? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बन गया. क्या बन गया? सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड बन गया. इज दैट क्लियर? कैन वी मूव अहेड? ओके, ठीक है. अब देखिए, अब ये बात है, कह रहा है कि दिस reaction is commonly used in the hydrogenation of the vegetable oil using a nickel catalyst. कहने का मतलब जो अभी हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया. किसके प्रेजेंटेशन में? निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में. और इसका यूज़ जो है वेजिटेबल ऑयल को बनाने में किया जाता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल हम लोग पचा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको सैचुरेटेड बनाया जाता है. तो वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव द लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, ठीक है. जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन बनाता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना. जबकि एनिमल फैट्स हैव द सैचुरेटेड कार्बन चेन्स. वहीं एनिमल का फैट क्या होता है? सैचुरेटेड होता है. क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर द हेल्दी. कुछ वेजिटेबल्स ऑयल जो है हेल्दी होते हैं. एनिमल फैट्स, एनिमल का जो फैट्स यानी चर्बी जो होते हैं, ठीक है, जनरली कंटेन्स द सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो क्या करता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ. जो सैचुरेटेड क्या होता है हमारे हेल्थ के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, ठीक है. इसलिए वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है.
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करता है। दिस रिएक्शन कॉमनली यूज टू द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसमें उल्टा करता है, ठीक है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप या तो आप अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बना दीजिए या फिर सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बना दीजिए, ठीक है। तो हम लोग वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बार क्लास 10th का सीबीएसई में ये एमसीक्यू में पूछा गया था कि वेजिटेबल ऑयल जो है किस प्रकार का हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स रखता है, तो वो अनसेचुरेटेड है। क्लियर। अब देखिए, ऑयल कंटेनिंग द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी द चूजन फॉर द कुकिंग। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को ही है जो चूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुकिंग के लिए हम लोग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है कि इसके जगह पर वो ले लेना, समझाते हैं आपको। सब जैसे मान लिया कि ए बी सी डी है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया ना कि बी के जगह पे सी को डाल दिया और सी के जगह पे क्या डाल दिया, बी को डाल दिया। यानी कि बी ने क्या कर लिया, सी ने क्या कर लिया, बी के जगह ले लिया, सी ने क्या कर लिया, बी के जगह को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे सी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो बी की जगह सी ने ले लिया, सी की जगह बी ने ले लिया, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट माने जगह को परिवर्तित करना होता है, ठीक है। यही बात में बोल रही है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बंदा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं लगभग अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी उससे किसी से रिएक्शन वो करता नहीं है। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रीएजेंट्स। अब वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, यानी वो जल्दी इनर्ट होता है, यानी अनरिएक्टिव होता है, जल्दी किसी से रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंटेशन में क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इज वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन को अगर एक कटोरी में क्लोरीन रखते हैं, यहाँ पे सन का लाइट दे देते हैं, ठीक है, और उसमें हाइड्रोकार्बन्स मिलाते हैं, तो क्लोरीन है जो तेजी से रिएक्शन कर जाता है। क्लोरीन कैन रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन क्या करता है ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या करता है, एक बाय एक है जो उसका जगह को परिवर्तित कर दे जाता है, सब्स्टिट्यूट करते जाता है। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज वन टाइप ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ द अनदर। क्लियर। देखिए यहाँ पे रिएक्शन वही शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मीथेन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जब इसको किया गया तो क्या किया, क्लोरीन है जो इसके साथ रिएक्शन कर लिया, मीथेन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बना दिया और HCl निकल गया। इज दैट क्लियर। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है फ्रेंड्स अपने क्लास को आज, ठीक है। और आगे का जितना भी पार्ट बचा हुआ है उसको एक पार्ट में जो पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। I know that it is not a cup of tea, but I know that it is not a Herculean task if we think and complete in a very Okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel if you want to continue this classes. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.